तक हमने देखा कि हमारा एफआईआर हुआ रजिस्टर कॉग्निजेबल केसेस के बेसिस पे या नॉन कॉग्निजेबल केसेस में आप मैजिस्ट्रेट के पास गए, वहाँ पे मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दे दिया इन्वेस्टिगेशन का, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। इन्वेस्टिगेशन में आपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को स्पॉट पर पहुंचा दिया, उसने फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दी, लोगों से पूछताछ करी, उनके स्टेटमेंट को अंडर 180 रिकॉर्ड किया, उसकी एविडेंसरी वैल्यू को भी हमने जाना। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए विक्टिम को भेजा गया इन द केसेस ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रेप, है ना। फिर उसके बाद में आपने सर्च किया प्लेस को। Now imagine a situation, a person has been arrested. A person has been arrested. Now this person is required to be produced before the court within 24 hours. ऐसा है, अभी हम पढ़ चुके हैं ऐसा कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको क्या करना होता है, इस व्यक्ति को जिसको आपने गिरफ्तार किया है एज एन अक्यूज्ड पर्सन, यू हैव टू प्रोड्यूस इट बिफोर द कोर्ट फ्रॉम द डेट ऑफ टाइम से आपको 24 आवर्स के अंदर उसको क्या करना पड़ता है, प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो नाउ द फैक्चुअल अजम्पशन दैट अराइजेस, हम मान के चल रहे हैं और बीएनएसएस में ऐसा है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है, आप जो इंटेरोगेशन है उसके साथ में, वो 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेंगे। बट it cannot be the case is always cannot be the case always, हमेशा ऐसा तो होगा नहीं। तो आप क्या करेंगे, जब 24 घंटे में आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगी, देन व्हाट यू विल डू। तो बड़ा सिंपल सी बातें हैं, मैं आपको पूरी कहानी पहले बताता हूं, देन वी विल मूव टू द प्रोविजंस, ताकि आपको बहुत आसानी से वो बातें सारी समझ में। तो भाई जब आप गिरफ्तार करते हैं किसी भी व्यक्ति को, अक्यूज को अरेस्ट करते हैं, तो एक तरीके से आपको 24 आवर के अंदर उसको क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। तो सेक्शन 187 जो है वो भी यही बात करता है कि आपको जो इन्वेस्टिगेशन है वो 24 आवर्स में लगभग कंप्लीट कर लेनी है। इफ योर इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड विद इन द 24 आवर्स, और आपके साथ में कौन है, अक्यूज पर्सन है, आपकी कस्टडी में अक्यूज पर्सन है, बिकॉज ही हैज बीन अरेस्टेड, तो आप उसको क्या करेंगे, तुरंत के तुरंत मैजिस्ट्रेट के पास में ले जाएंगे। भाई मैजिस्ट्रेट के पास कब ले जाओगे, जब या तो उसको आपने बेल पे एडमिट नहीं किया होगा, या कोर्ट ने खुद बोला होगा कि जाओ उसको अरेस्ट करके लेके आओ, वारंट ऑफ अरेस्ट या जारी हुआ होगा तो आपने उसको अरेस्ट किया होगा, और वारंट में नहीं लिखा था कि बेल लेनी है तो आपने बेल नहीं ली होगी, या आपने अरेस्ट किया और उसको बेल नहीं दी गई है आपके द्वारा, यू हैव नॉट ग्रांटेड द बेल, बेलेबल ऑफेंस ही नहीं है। दोनों ही केसेस में व्हाट यू विल डू, मतलब उसको बेल पर नहीं छोड़ा गया, आपकी कस्टडी में अभी भी, आप उसको प्रोड्यूस करोगे कोर्ट के सामने। और बोला गया इतना ही प्रोड्यूस नहीं करना, साथ साथ आपको केस डायरी भी प्रोड्यूस करनी है। क्या प्रोड्यूस करोगे आप, केस डायरी भी साथ साथ प्रोड्यूस करोगे, केवल इतने से काम नहीं चलेगा, आपको केस डायरी भी साथ साथ प्रोड्यूस करनी है। केस डायरी क्या होती है, मैंने बताया था आपको, डे टू डे आप इन्वेस्टिगेशन क्या कर रहे हो, कब आपको इन्फॉर्मेशन मिली, कब आपने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी, आपने कौन कौन से लोगों से पूछताछ करी, क्या पूछा आपने, क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए, वो सारी बातें आप केस डायरी में लिखते जाते। ठीक है, वो केस डायरी कहलाएगी, पुलिस डायरी, केस डायरी बोलते हैं उसको। तो आप क्या करोगे, उस व्यक्ति को जिसको आपने अरेस्ट किया है, अरेस्टेड पर्सन, यही अक्यूज्ड भी है, उसको आप क्या करोगे, मैजिस्ट्रेट की कस्टडी में लेकर के जाओगे, यू विल फॉरवर्ड दैट पर्सन टू मैजिस्ट्रेट, बिफोर द मैजिस्ट्रेट, प्रोड्यूस दैट पर्सन बिफोर द मैजिस्ट्रेट, और साथ ही साथ आप केस डायरी को भी फॉरवर्ड करोगे। ये दोनों काम करोगे। क्यों करोगे, मैं बता रहा हूं क्यों करना है, क्योंकि देखो आपकी इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के अंदर कंप्लीट नहीं हुई है। नाउ दिस इज द टाइम वेयर यू विल डिमांड मोर टाइम, पुलिस विल डिमांड मोर टाइम। ये होगा ना, पुलिस को अब ज्यादा टाइम चाहिए होगा, क्योंकि भाई 24 घंटे के अंदर कंप्लीट करना था, हुआ नहीं, तो अब क्या करेगा पुलिस, पुलिस बोलेगा कि हमें और समय दे दो, थोड़ा सा, थोड़ी और समय हमें दे दिया जाए।
अब इसके लिए आप क्या करोगे, उस व्यक्ति को भी लेके जाओगे, क्योंकि उसको ऑब्वियस सी बात है, आप 57 58 पढ़ करके आए हो कि आपको प्रोड्यूस करना पड़ता है 24 घंटे के अंदर अंदर, तो भाई ये काम कर दोगे, उसको प्रोड्यूस करो। साथ ही साथ आप केस डायरी क्यों प्रोड्यूस कर रहे हो, क्योंकि आप यहां पर एक चीज डिमांड कर सकते हैं। क्या डिमांड करोगे, इसी चीज की डिमांड करोगे। क्या डिमांड करोगे, उसको बोलते हैं हम रिमांड। आप बोलोगे इसकी रिमांड दे दो हमें। रिमांड हो सकती है दो तरीके से, एक होता है जुडिशियल रिमांड, एक होता है पुलिस रिमांड। तो जो पुलिस रिमांड होता है उसको हम पुलिस कस्टडी यहां पर बोलेंगे, पुलिस रिमांड भी बोल सकते हैं। और जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी का मतलब क्या है, व्यक्ति को पुलिस स्टेशन रखा जाएगा। जुडिशियल कस्टडी का मतलब क्या है, उस अरेस्टेड पर्सन को जेल में रखा जाएगा। व्यक्ति को अगर पुलिस स्टेशन में रखा जाता है उसको बोलते हैं पुलिस कस्टडी। यहां पर क्या करेंगे पुलिस वाले, उससे इंटेरोगेशन करेंगे। भाई उनको जरूरत पड़ेगी ना, अभी वो व्यक्ति को 24 घंटे हुए गिरफ्तार हुए, उसकी इंटेरोगेशन करने में थोड़ा समय लगेगा, पूछताछ करेंगे, उससे और जानकारी निकलवाएंगे। उसके लिए उनको पुलिस कस्टडी की जरूरत पड़ेगी, पुलिस रिमांड की जरूरत पड़ेगी। एंड दे विल, और जहां पर मैजिस्ट्रेट को ये लगे कि नहीं यहां पर इस व्यक्ति को हाँ हिरासत में रखने की जरूरत तो है, कस्टडी में रखने की जरूरत तो है, ताकि ये बाहर लोगों को डराए धमकाए नहीं, एविडेंस और इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे से हो सके, एविडेंसेस का कलेक्शन बहुत अच्छे से हो सके, इसकी कस्टडी तो रिक्वायर है। लेकिन पुलिस को जो जानकारी इससे लेनी थी वो लगभग ले चुकी है, अब जरूरत नहीं है। तो मैजिस्ट्रेट साहब उसको कहां भेज सकते हैं, जुडिशियल कस्टडी। तो पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी ली जाएगी। क्यों ली जा रही है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के अंदर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसकी कस्टडी रिक्वायर्ड है। तो या तो पुलिस कस्टडी ली जाएगी, जुडिशियल कस्टडी ली जाएगी। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि भाई कितने दिन तक पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में उस व्यक्ति को रखा जाए, कभी तक के लिए, जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है। तो भाई पुलिस कस्टडी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है 15 दिन की, 15 डेज। और जुडिशियल कस्टडी जो है वो हो सकती है तो 60 दिन की, या फिर डेज ही लिख देता हूं, डेज की, या फिर 90 डेज की। अरे भाई ये दो अलग अलग कैसे। तो भाई देखो, अगर ऑफेंस जो है हमारा, ध्यान से सुनिएगा जरा, ऑफेंस जो है हमारा वो 10 इयर्स और मोर, या फिर डेथ, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इससे पनिशेबल है 10 साल या 10 साल से ज्यादा, या डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, वहां पर जुडिशियल कस्टडी जो मैक्सिमम दी जा सकती है वो दी जा सकती है 90 डेज की। और बाकी के केसेस, मतलब जो 10 साल से कम वाले हैं सबके साथ, उसमें कितनी दी जा सकती है, 60 दिन की। बिल्कुल। तो भाई पुलिस कस्टडी जो है वो 15 दिन की हो सकती है, जुडिशियल कस्टडी जो है वो 60 दिन या 90 दिन की हो सकती है। नाउ द क्वेश्चन कम्स टू आवर माइंड, अब ये 15 दिन कब से और ये 60 दिन कब से, 90 दिन कब से। तो देखो जरा, जिस दिन अरेस्ट हुआ उस दिन से नहीं, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जिस दिन अरेस्ट हुआ उस दिन से नहीं, जिस दिन आपने मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया, जिस दिन आपने मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया उस दिन से रिमांड जो है चालू होती है, आपके अरेस्ट के दिनांक से नहीं। जिस दिन आपको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है उस दिन से रिमांड जो है स्टार्ट होती है। अब ये 15 दिन कब से स्टार्ट होंगे, 60 दिन, 90 दिन कब से स्टार्ट होंगे, तो बोला गया जिस दिन आपको प्रोड्यूस किया उसी दिन से 15 दिन तक आपको जो है पुलिस कस्टडी दी जा सकती है। 15 दिन की ज्यादा से ज्यादा पुलिस कस्टडी हो सकती है। अब ये 15 दिन की एक साथ भी दे सकते हैं, 7 दिन की दे दें, फिर बाद में 7 दिन की दे दें, पहले 7 दिन की दे दें, फिर 10 दिन की दे दें, 3 दिन की दे दें। ये मैजिस्ट्रेट साहब के ऊपर है कि वो कितने दिन की पुलिस कस्टडी देते हैं। आप तो मांगेंगे जितने दिन की आपको रिक्वायर्ड होगी। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 15 दिन की, मैक्सिमम 15 दिन की हो सकती है। 15 दिन से ज्यादा जो है आप पुलिस कस्टडी में नहीं भेज सकते हैं किसी को। अच्छा, मान लीजिए आपने प्रोड्यूस किया और आपने बोला कि साहब हमें इसकी 7 दिन की कस्टडी दे दो। मैजिस्ट्रेट साहब बोलते नहीं 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 7 दिन की तो नहीं देंगे, हम 5 दिन की पुलिस कस्टडी आपको देते हैं। तो 5 दिन की पुलिस कस्टडी दे दी। 5 दिन की पुलिस कस्टडी समाप्त होने के बाद आप पहुंचे किसके पास में, मैजिस्ट्रेट साहब के पास में, फिर लेकर के जाओगे क्योंकि आपने कस्टडी खत्म कर दी है, 5 दिन की एग्जॉस्ट हो गई। आप फिर बोलते हो साहब इसकी हमें 10 दिन की कस्टडी दे दो। नहीं, कहते नहीं नहीं अब जरूरत नहीं है, आप जो है इसको हम जुडिशियल कस्टडी में भेजते हैं। साहब ने जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। अब जुडिशियल कस्टडी कितने दिन की हो सकती है, मैक्सिमम 60 दिन की या 90 दिन की। तो भाई ये 60 दिन या 90 दिन कब से काउंट हो,
आज के दिन से, जिस दिन जुडिशियल कस्टडी में भेजा है, या शुरुआत के दिन से? तो आंसर इसका निकल करके आता है जो शुरुआत के दिन आपको प्रोड्यूस किया गया था मैजिस्ट्रेट साहब के सामने। समझिएगा जरा, मैंने क्या बोला? जो फर्स्ट डे आपको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया था, वो 5 दिन की जो पुलिस कस्टडी निकल गई है, वो भी जुडिशियल कस्टडी में शामिल होगी। अच्छा, एक बार जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, क्या पुलिस कस्टडी दोबारा से हो सकती है? यहां पर इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है बीएनएसएस के अंदर। भाई मान लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूं, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। 1 जनवरी को जो है, यहां पे 1 जनवरी नहीं लेते हैं, 1 जनवरी से थोड़ा आसान नहीं बनेगा आपके लिए, मैं चाहता हूं आसान हो। साथ साथ एग्जाम्पल को आप भी नोट डाउन करते जाइए। मैंने बोला कि 28 फेब को एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, और फिर उसके बाद 1 मार्च को उसको पुलिस कस्टडी में मैजिस्ट्रेट के द्वारा भेजा गया, पुलिस कस्टडी में भेजा गया। कितने दिन के लिए? फॉर 5 डेज, यहां लिख लो, फॉर 5 डेज। अब 5 दिन देखो समाप्त कहां होते हैं? 1 2 3 4 5, 6 को दोबारा लेकर के आना पड़ेगा। 6 को ये फिर से लेके आए, 6 मार्च को, 6 मार्च को ये लोग फिर से लेकर के आते हैं। अब बोलते हैं साहब हमें क्या कर दो, फिर से पुलिस कस्टडी दे दो 5 दिन की। ये बोलते हैं नहीं 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 नहीं, अब तो हम इसको कहां भेजेंगे? जुडिशियल कस्टडी में भेजेंगे। अब इसको हम कहां भेजेंगे? जुडिशियल कस्टडी में भेजेंगे, हम पुलिस कस्टडी में नहीं भेज सकते। मान लीजिए इसने जो अपराध किया है वो 10 साल से नीचे वाला अपराध है, तो मैक्सिमम कितने दिन भेजा जा सकता है इसको जुडिशियल कस्टडी में? 60 दिन के लिए, 60 दिन के लिए। अब ये 60 दिन क्या 6 मार्च से काउंट होंगे कि 1 मार्च से काउंट होंगे, 28 फेब से? तो देखो जरा, ये जो 60 दिन है ये कब से काउंट होंगे? आपके 1 मार्च से। वेरी इंपॉर्टेंट। जो 60 डेज का टाइम है, मान लीजिए 60 डेज के लिए जुडिशियल कस्टडी ग्रांट की जाती है, कितने दिन के लिए? यहां पे लिख देता हूं मैं 60 डेज। नाउ द क्वेश्चन इज फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ टाइम द 60 डेज विल बी काउंटेड? तो ये जब पुलिस कस्टडी दी गई थी 1 मार्च को, तब से 60 दिन का पीरियड काउंट होता है। तो जो पुलिस कस्टडी होती है, इट इज इंक्लूडेड इन द जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी इज included in the judicial custody for the purpose of computation of time। ये एक बात आपको ध्यान रखनी है। अब दूसरी बात पर आते, जो नया डेवलपमेंट आया है जिसके बारे में मैं आपको बात कर रहा था। मान लीजिए एक बार आपने पुलिस कस्टडी दे दी, तो क्या दोबारा से आप जुडिशियल कस्टडी दे दी, तो क्या आप दोबारा से पुलिस कस्टडी दे सकते हैं, या जुडिशियल कस्टडी देने के बाद पुलिस कस्टडी हो सकती है? तो पहले इसका आंसर होता था हाँ दे सकते हैं, लेकिन केवल और केवल शुरुआती 15 दिनों में दे सकते हैं। शुरुआती 15 दिन कौन से हैं? 1 मार्च से लगा करके 15 मार्च तक है या नहीं है? शुरुआती 15 दिनों में। लेकिन अब ये लॉ बदल गया है, बोल रहे हैं जुडिशियल कस्टडी देने के बाद भी आप पुलिस कस्टडी दे सकते हैं, लेकिन शुरुआती 15 दिनों की जगह अब प्रोविजन कर दिया गया है शुरुआती 40 दिन या शुरुआती 60 दिन। शुरुआती 40 दिन या शुरुआती 60 दिन। क्या बोल रहा मैंने बोला पुलिस कस्टडी कैन बी ग्रांटेड, पुलिस कस्टडी कैन बी ग्रांटेड इन फर्स्ट 40 और 60 डेज। अच्छा 40 दिन कब, 60 दिन कब? तो ध्यान देना जरा, जहां पर जुडिशियल कस्टडी 90 दिन की हो सकती है, जहां पर जुडिशियल, अब ये बिल्कुल स्टेटमेंट को आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो इसी तरीके से, जहां पर जुडिशियल कस्टडी 90 दिन की हो सकती है, वहां पर शुरुआती 60 दिनों में मैक्सिमम 15 दिन की पुलिस कस्टडी दी जा सकती है। और जहां पर जुडिशियल कस्टडी 60 दिन की होगी, मतलब 10 साल से नीचे वाले ऑफेंस, वहां पर शुरुआती 40 दिनों में मैक्सिमम 15 दिन की पुलिस कस्टडी दी जा सकती है। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही?
पहले क्या था प्रोविजन? पहले ये था कि शुरुआती 15 दिन में ही आप पुलिस कस्टडी दे सकते हैं, उसके बाद नहीं। मतलब 15 मार्च के बाद आप पुलिस कस्टडी डिमांड नहीं कर सकते थे। लेकिन इस केस में आप कब तक डिमांड कर सकते हो? इस केस में आपके पास में अधिकार है शुरुआती 40 दिन, मतलब 10 अप्रैल तक का समय है आपके पास। 10 अप्रैल तक आप कभी भी जाकर के पुलिस कस्टडी डिमांड कर सकते हो। बस पुलिस कस्टडी 15 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब वो इकट्ठे 15 दिन भी हो सकती है, तोड़ करके हो सकती है। जैसे मान लीजिए 5 दिन की आपको मिल गई है 1 मार्च, वो 5 तारीख को खत्म हो गई। इसके बाद मान लीजिए आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस पता लगता है 20 मार्च को, जिसके रिगार्डिंग आपको लगता है मुझे इंटेरोगेशन करना है किसके साथ में? उस व्यक्ति के साथ में जिसको अरेस्ट किया गया था, जो अभी जुडिशियल कस्टडी में है। नाउ यू कैन अप्रोच द कोर्ट, और आप कोर्ट को बोल सकते हैं कि साहब उस व्यक्ति की हमें पुलिस कस्टडी फिर से चाहिए। तो साहब देखेंगे अच्छा ये शुरुआती 40 या 60 दिन वाला रूल कौन सा है, तो देखेंगे 60 दिन की मिली है तो शुरुआती 40 दिन का रूल। तो जहां पर 60 दिन की जुडिशियल कस्टडी दी जा सकती थी, वहां पर शुरुआती 40 दिन में मैं आपको दे सकता हूं पुलिस कस्टडी, शुरुआती 40। अभी आप 20 मार्च को आए हो हमारे पास, अभी 10 अप्रैल तक का समय था आपके पास में। कहा 10 अप्रैल, क्योंकि 40 दिन कब खत्म होते हैं? 10 अप्रैल को खत्म होते हैं, या 9 अप्रैल को, क्योंकि 31 का मंथ होता है आपका कौन सा? मार्च का। तो भाई तब तक का समय था आपके पास में, उसके पहले आप मांग रहे हो, बिल्कुल दे सकते हैं। अब मैक्सिमम कितना दे सकते हैं बताओ? 15 दिन। उसमें से 5 दिन आपको पहले मिल गई है, तो आप कितना मिलेगी? 10 दिन के लिए आपको रिमांड जो है, पुलिस रिमांड मिल सकती है, पुलिस कस्टडी में उसको भेजा जा सकता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है या नहीं है? इज दिस क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू और नॉट? इतनी बात जितनी मैंने अभी तक बताई, बिल्कुल एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया कि कैसे ये प्रोसीड करेगा। भाई आपने अरेस्ट किया, लेकर के जाओ उसको मैजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रोड्यूस करो, और बोलो साहब हमें इसकी रिमांड की जरूरत है, हम इससे और इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। तो पुलिस कस्टडी की आप डिमांड कर सकते हो। पुलिस कस्टडी भी दे सकता है, मैजिस्ट्रेट साहब का मन चाहे तो जुडिशियल कस्टडी भी दे सकता है, और मैजिस्ट्रेट साहब का मन चाहे तो बेल भी ग्रांट हो सकती है। मैजिस्ट्रेट साहब के ऊपर है। अच्छा, किस मैजिस्ट्रेट के पास लेकर के जाओगे? जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट, नॉन जुरिस्डिक्शनल? तो भाई किसी भी मैजिस्ट्रेट के पास ले जा सकते हो। इससे मतलब नहीं है कि उनके पास जुरिस्डिक्शन है या नहीं। इट कैन नॉट बी सेड कि भाई जुरिस्डिक्शन होना चाहिए तभी के तभी आपको क्या दे सकते हैं? रिमांड ग्रांट कर सकते हैं। अब मैजिस्ट्रेट वेदर ही हैज जुरिस्डिक्शन और नो जुरिस्डिक्शन इन द केस कैन ग्रांट पुलिस रिमांड और जुडिशियल रिमांड। कितने दिन का कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। मैजिस्ट्रेट से मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट में। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर नहीं है पावर, थोड़ी सी पावर है, देखेंगे जिसको हम आगे। यहां तक आपको बात समझ में आई या नहीं आई बताइए जरा। ठीक है, मेरे समझ से आ गई होगी। तो भाई 60 दिन 90 दिन आपके पास ये समय है, किस पर्पस के लिए समय बताओ जरा। 60 दिन 90 दिन तक उसको भेज दिया गया। अब आपको क्या करना है? 60 दिन 90 दिन जो काम आप 24 घंटे में नहीं कर पाए थे, अब आपके पास समय है कि 60 दिन 90 दिन में उस काम को कर लो। आप उस काम को आप 60 दिन और 90 दिन में कर लो। मतलब आपको चार्जशीट फाइल करनी थी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद। आपके पास समय है 60 दिन का। कब? जब ऑफेंस 10 साल से कम के सेंटेंस के साथ पनिशेबल है, 10 साल या उससे ऊपर के सेंटेंस के साथ पनिशेबल है, तो आपके पास में 90 डेज का पीरियड है टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन एंड फाइल द चार्जशीट। डू इट। और अगर नहीं करते हैं, पुलिस फेल्स टू फाइल चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट भी बोल सकते। कहां पे? अंडर सेक्शन 193 सबसेक्शन 2 में करते हैं भाई फाइल। यू फेल टू फाइल दिस, अब तो शायद 3 हो गया है ना, 192 में क्योंकि वो डाल दिया गया होगा तो 3 हो गया, 193 सबसेक्शन 3 हो गया था मेरे समझ से। एक बार देख लेते हैं उसको। 193, हाँ 193 सबसेक्शन। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे? फाइल करेंगे। तो अगर आपने फेल कर गए
टू फाइल चार्जशीट ऑन 61st और 91st डे। 61वें दिन या 91वें दिन आपकी कोई चार्जशीट प्रस्तुत नहीं हुई, कौन से दिन से? डे ऑफ रिमांड से। उसमें डे ऑफ रिमांड को शामिल करना है, डे ऑफ रिमांड को शामिल करना है। मैं बता दूंगा उसको क्या मतलब है, उसका डे ऑफ रिमांड को शामिल करने का मतलब क्या है और उस पर जजमेंट कौन सा है, दैट वी विल डिस्कस। On 61st day or 91st day, if there is no charge sheet on record, police has failed to file charge sheet on 61st or 91st day, ना ही 61वें दिन ना ही 91st डे कोई चार्ज शीट प्रस्तुत नहीं करी गई, तो ऐसे केस में अक्यूज्ड विल गेट राइट टू बेल, कि उसको बेल पर छोड़ा जाए, ये उसके पास में अधिकार आएगा, राइट आएगा। इसके पहले देखो राइट नहीं रहता, इट इज discretion of the court to grant bail or not to grant bail, but here he gets the right to bail, और इसी को हम बोलते हैं डिफॉल्ट बेल या कंपलसरी बेल। इसको हम क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट बेल। डिफॉल्ट बेल क्यों बोल रहे हैं आपको बिल्कुल पता होगा, इसलिए बोल रहे हैं देयर इज डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। डिफॉल्ट बेल कि भाई प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, अभी नहीं किया गया, इसको हम डिफॉल्ट बेल बोलते हैं, कंपलसरी बेल बोलते हैं, स्टैट्यूटरी बेल, बहुत सारे नाम है बोलते हैं। अच्छा, ये बेल ऑटोमेटिक नहीं मिलती है, ऐसा नहीं कि भाई आप जेल के अंदर बंद थे और 61वां दिन आया, 91वां दिन आया और कोई चार्जशीट रिकॉर्ड पे नहीं थी तो आपको बेल में छोड़ दिया जाएगा, नहीं। 61वें दिन 91वें दिन आपके पास में 91st डे आया या फिर 61st डे आया, इस दिन आपके पास आपके अगेंस्ट कोई चार्जशीट प्रस्तुत नहीं करी गई, देन यू विल बी रेडी विद द बेल एप्लीकेशन एंड ऑल्सो द सिक्योरिटीज। आप बेल बॉन्ड फर्निश नहीं कर पा रहे हो, आपकी कैपेसिटी नहीं कि आप बेल बॉन्ड फर्निश कर पाओ, आप बेल फर्निश नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे केसेस में आपको नहीं छोड़ा जाए। इफ यू आर रेडी टू फर्निश द बेल, अगर आप बेल फर्निश कर पाओगे तब फिर जाकर के आपको जो है बेल मिलेगी, बट यू हैव राइट टू बेल। इज दिस क्लियर? अब मान लीजिए बेल मिल गई क्योंकि चार्जशीट नहीं थी, बाद में चार्जशीट सबमिट करी गई, बाद में चार्जशीट सबमिट कर दी गई, तो क्या बेल ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी? द आंसर इज नो। चार्जशीट सबमिट करने साथ ही बेल जो है कैंसिल नहीं हो जाती है, लेकिन हाँ कैंसिलेशन के लिए आप लगा सकते हैं और मेरिट्स के बेसिस पर, क्योंकि भाई शुरुआत में जो बेल ग्रांट की गई थी क्या वो मेरिट पे ग्रांट की गई थी? नहीं, वो तो डिफॉल्ट बेल थी। देयर वाज फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर नॉट टू सबमिट द चार्जशीट ऑन द 61st और 91st डे, दैट इज व्हाई द बेल वाज ग्रांटेड। तो द बेल कैन बी कैंसल्ड आफ्टर द फाइलिंग ऑफ चार्जशीट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स ऑफ द केस। मतलब मेरिट्स का मतलब फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस को देखेंगे और फिर जो है डिसाइड करेंगे कि बेल दी जानी चाहिए, बेल को कैंसिल करना है या नहीं करना। लेकिन ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होती, यानी कि भाई चार्जशीट प्रस्तुत करी और बेल कैंसिल हो। चलिए, ये इतनी बात मेरे समझ से आपको समझ। नाउ इमेजिन अ सिचुएशन, दिस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हु हैज टू गिव द रिमांड इज नॉट प्रेजेंट, is not available, then what you will do in this case? तो भाई बोला गया कि ऐसे केसेस में आप एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास अप्रोच कर सकते हैं। किसके पास अप्रोच करेंगे? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास। और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को पावर है कि वो पुलिस कस्टडी ग्रांट कर सकता है। क्या ग्रांट कर सकता है? पीसी, पुलिस रिमांड या पुलिस कस्टडी जो है ऑथोराइज कर सकता है, लेकिन वो भी मैक्सिमम कितने दिन की? 7 डेज की। 7 डेज से आगे नहीं, 7 डेज से आगे वो पुलिस रिमांड जो है, पुलिस कस्टडी जो है आप ग्रांट नहीं कर सकते। कौन? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। अच्छा, 7 दिन खत्म हो गए तो फिर क्या? छोड़ दो उसको, छोड़ दो, छोड़ना ही पड़ेगा।
अदरवाइज आप उसके पहले जब वो 7 दिन खत्म हो रहे हैं, आप क्या करिए, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास में उस व्यक्ति को लेकर के जाइए और बताइए कि 7 दिन की देखो रिमांड मिल गई थी, लेकिन अब आपके सामने आए हैं, हमें पुलिस रिमांड की जरूरत है, जुडिशियल रिमांड की जरूरत है। तो फिर जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है वो या तो पुलिस रिमांड या जुडिशियल रिमांड जो है ग्रांट कर सकता है। अच्छा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, मैक्सिमम 15 दिन की पुलिस रिमांड हो सकती थी, 7 दिन की तक की ऑलरेडी अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट दे चुका है, या 7 दिन में मान लीजिए 2 दिन की दी थी, 3 दिन की दी थी, मैक्सिमम 7 डेज की दे सकता है, उससे कम मान लीजिए उसने दी थी। तो ऐसे केसेस में जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 15 दिन तक के लिए ऑथराइज्ड है पुलिस रिमांड देने के लिए, वो ये 7 दिन के पीरियड को या जितने पीरियड के लिए उसने पुलिस रिमांड दे रखी थी, पुलिस कस्टडी दे रखी थी, उसको एक्सक्लूड कर देगा। यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ऑब्वियस सी बात है भाई, 15 दिन के लिए मैक्सिमम होना चाहिए, 7 दिन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने दे दी, तो आप ये 7 दिन वाले पीरियड को 15 दिन में घटा दीजिए। अब आप देंगे तो ये 7 दिन को घटा करके ही देंगे, क्योंकि मैक्सिमम 15 दिन की ही हो सकती है पुलिस कस्टडी। और ऑब्वियस सी बात है, जब उस पुलिस कस्टडी को जुडिशियल कस्टडी में काउंट किया जाता था, तो इस पुलिस कस्टडी को भी जुडिशियल कस्टडी के लिए काउंट किया ही जाएगा। यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? बहुत बढ़िया, आगे ये समझ। राइट टू बेल एक्सटिंग्विश मैंने बोला ही नहीं, एक्सटिंग्विश तो मैंने बोला ही। मैंने बोला ही नहीं, मैंने कैंसिलेशन बोला। हाँ, तो कैंसिल नहीं होगी ना। मैंने बोला कि चार्जशीट प्रस्तुत कर दी गई, आपको बेल मिल गई, डिफॉल्ट बेल मिल गई। अब बाद में क्या कभी चार्जशीट प्रस्तुत नहीं होगी क्या? कभी ना कभी तो चार्जशीट प्रस्तुत होगी। चार्जशीट जब भी प्रस्तुत होगी, पेश की जाएगी, प्रेजेंट की जाएगी पुलिस ऑफिसर के द्वारा मैजिस्ट्रेट के सामने, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपके सामने चार्जशीट आ गई तो तुरंत के तुरंत वो बेल जो मिल गई थी उसको वो कैंसिल हो जाएगी, नहीं होगी। मैं ये बोल रहा हूं। किसको बुलाना पड़ेगा? अरे भाई, तो अक्यूज को तो बेल भी दे देते हैं ना नॉर्मली भी। क्या बेल कभी नहीं मिलती क्या उसको? हमेशा कस्टडी में रखे रहते हो क्या जब तक ट्रायल चलता है? अरे चार्जशीट आ गई है तो चार्जशीट आने का मतलब क्या, ये मुझे ये बताओ, चार्जशीट प्रस्तुत होने का मतलब क्या होता है कि सबको जेल में भर के रखो, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को, अंडर ट्रायल्स को क्या जेल में रखोगे सभी को? ऐसे तो जेल भर जाएगी। और व्यक्ति के राइट्स का क्या कर रहे हो आप? ट्रायल पे है वो, इसका मतलब ये नहीं कि ही हैज कमिटेड द क्राइम। आपको इतना ही लग रहा है कि देयर आर चांसेस कि वो और ऑफेंस कर सकता है, भाग सकता है कुछ, आप कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करो। तो मैंने बताया कि कैंसिलेशन कैन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स, नॉट ओनली ऑफ द फैक्ट दैट द चार्जशीट हैज बीन प्रेजेंटेड। आपको क्या लगता है जितने केसेस में चार्जशीट प्रेजेंट हो रही है सब में जेल में भरे हुए हैं लोग? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। बेल का मतलब क्या हुआ फिर कि केवल इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको बेल पे रहने का अधिकार है? और इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी तो आप क्या कर रहे हो, केवल पुलिस रिमांड, जुडिशियल रिमांड की बात कर रहे हो, वहां पर भी आपको बेल मिल सकती है। तो बेल का मतलब ये नहीं होता है कि चार्जशीट में आपको, हाँ हाँ बताओ आंसू, आ गया ना समझ में? का मतलब ये नहीं है कि भाई सबको आप जेल में भर के रखोगे, है ना। आपको लग रहा है तो आप कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करो। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास में ये ऑप्शन है दैट ही कैन ऑलवेज अप्लाई बिफोर द कोर्ट फॉर द कैंसिलेशन ऑफ बेल, और फिर मैरिट्स पे जो है वो डिसीजन आएगा। ठीक है, चलिए जरा, आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं। आई टेक यू टुवर्ड्स दी बैरेक्ट कि क्या आखिर बैरेक्ट में लिखा हुआ है, कैसे इसको लिखा हुआ है। देयर आर सम एनॉमलीज व्हिच हैज अराइज्ड ड्यू टू दिस न्यू BNSS provision 187, but we are not going to discuss about that much on the point, because if there are decisions of the Supreme Court on it, then yes, surely we will discuss, but in other cases not for us to discuss. We will just read these provisions कि what are the provisions of here, और फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स क्या हैं तो हम जो है समझेंगे। चलिए
तो बैरेट जो है ओपन करिए। सेक्शन 187 प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। भाई अगर 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है तो उसका क्या प्रोसीजर है, उसके लिए आपका 187। ठीक है, स्टार्ट करें जरा। देखिए, वेन एवर एनी पर्सन इज अरेस्टेड, देखो एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया। सेकेंड, डिटेन्ड इन कस्टडी, दोनों रिक्वायरमेंट पूरे होने चाहिए। भाई बेल पे छोड़ दिया गया फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। एंड अपीयर्स दैट द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स। मैं आपके लिए बिल्कुल सारे पॉइंट्स मार्क करते जा रहा हूं 187 की एप्लीकेबिलिटी के लिए क्या क्या जरूरी है। देखो, पर्सन अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया कस्टडी में, मतलब उसको बेल पर नहीं छोड़ा गया, 24 आवर्स में जो है आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, जैसा कि 58 द्वारा फिक्स किया गया है। एंड देयर आर ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट एक्यूजेशन और इंफॉर्मेशन इज वेल फाउंड। The officer in charge of the police station or the investigating officer, if he is not below the rank of sub inspector, shall forthwith, तुरंत के तुरंत आप क्या करेंगे, transmit to the nearest magistrate a copy of the entries diary relating to case, जिसको हम केस डायरी बोल रहे हैं, जिसका आपको 192 में जिक्र मिलेगा। आपको केस डायरी को आप फॉरवर्ड करेंगे। एंड शैल एट द सेम टाइम फॉरवर्ड द अक्यूज्ड टू द सच मैजिस्ट्रेट। दो काम आपको करने हैं, कस्टडी में डिटेन किया हुआ है, अरेस्ट किया, कस्टडी में डिटेन किया, बेल पर नहीं छोड़ा गया, बातें सारी मैं आपको बता चुका हूं, बट हाउ इट इज रिटन इन दी प्रोविजन, दैट इज व्हाट आई एम शोइंग इट टू यू। आप तुरंत के तुरंत केस डायरी को फॉरवर्ड करेंगे, साथ ही साथ उस व्यक्ति को, अरेस्टेड पर्सन, अक्यूज को भी फॉरवर्ड करेंगे। इतनी बात में कोई डाउट बताओ जरा, फर्स्ट सबसेक्शन में कोई समस्या? कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं। The magistrate to whom such person is forwarded under this section may, irrespective whether he has jurisdiction or not. मतलब नहीं है वो मैजिस्ट्रेट के पास में जुरिस्डिक्शन है या नहीं है केस को ट्रायल करने का। He can be a trial magistrate, he cannot be a trial magistrate. हमें ये नहीं देखना है जिस मैजिस्ट्रेट, क्योंकि नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने आप जरा पढ़ने जाओ ना 58 को, वहां पे भी तो लिखा है, ये लिखा है कि आप जो है उसको इस मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किए जिसको पावर है ट्रायल करने की। नहीं, वहां पर लिखा हुआ है नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रोड्यूस करना पड़ता है। आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन वेदर सच पर्सन हैज और हैज नॉट बीन रिलीज्ड ऑन बेल और हिज बेल हैज बीन कैंसल्ड, इसका कोई मतलब नहीं है, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। इसका कोई मतलब है क्या, बताओ जरा, इतनी लाइन का कोई मतलब है क्या? भाई सीधी सीधी बात है, अगर उसको बेल पे रिलीज किया गया तो वो कस्टडी में होगा ही नहीं। अगर उसको बेल पे रिलीज कर दिया गया है तो वो कस्टडी में होगा क्या? वो कस्टडी में ही नहीं होगा। कस्टडी में नहीं होगा तो उसको प्रोड्यूस क्यों करोगे आप? और अगर उसको बेल दे दी गई थी और उसको प्रोड्यूस किया गया है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी बेल को कैंसिल किया गया होगा, उसके बाद ही उसको प्रोड्यूस किया गया होगा। तो ये तो जो लिखा हुआ है इट इज ऑफ नो यूज, मेरे समझ से पता नहीं क्यों ही लिखा गया है। ये ऑटोमेटिकली हम समझ सकते हैं। भाई एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, उसको बेल नहीं दी, तभी आप प्रोड्यूस कर पाओगे। दूसरा, एक व्यक्ति को कस्टडी में ले लिया आपने बेल के बावजूद, बेल पे रखा गया था उस व्यक्ति को, आपने उसको क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है बेल को जो है कैंसिल किया गया हो। तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, ही कैन ऑथोराइज from time to time detention of accused in such custody as magistrate thinks such custody for a term not exceeding 15 days in whole, पूरे के पूरे टाइम में 15 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और इन पार्ट्स, ये 15 दिन पार्ट्स में भी हो सकते हैं, 5 दिन फिर 10 दिन, 5 दिन फिर 2 दिन फिर 3 दिन। आ रही है मेरी बात समझ में? एट द टाइम ड्यूरिंग द इनिशियल 40 डेज और 60 डेज, शुरुआती 60 दिन में या 40 दिन में। अब ये 40 दिन, ये 15 दिन कब ग्रांट कर सकते हो आप, या तो शुरुआती 40 दिन में ग्रांट कर सकते हो या 60 दिन में। अब ये शुरुआती 40 दिन कौन से, शुरुआती 60 दिन कौन से? तो भाई जिन केसेस में 60 दिन की जुडिशियल कस्टडी होती है उनमें शुरुआती 40 दिन में, और जिन केसेस में 90 दिन की जुडिशियल कस्टडी होती है
उसमें आप शुरुआती 60 दिन में ये 15 दिन की जो पुलिस कस्टडी है वो ग्रांट कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, मैंने बताया पहले शुरुआती पहले 15 दिन के अंदर ही आप केवल क्या कर सकते थे, वो पुलिस कस्टडी ग्रांट कर सकते थे, उसके अलावा नहीं। आउट ऑफ द डिटेंशन देखो जरा, फॉर इनिशियल 40 days और 60 days, आउट ऑफ द डिटेंशन ऑफ 60 days और 90 days एज द केस में बी एज प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन 3 एंड इफ ही हैज नो जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द केस। ये इंपॉर्टेंट है, अगर उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है ट्राई करने का तो वो रिमांड दे सकता है या नहीं दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। लेकिन अगर उसको लगता है एंड कंसीडर्स फर्दर डिटेंशन अननेसेसरी, आगे डिटेंशन जो है वो जरूरी नहीं है, he may order the accused to be forwarded to a magistrate having such jurisdiction, जिसके पास jurisdiction है उसको जो है फॉरवर्ड कर देगा। अगर उसको लगता है कि डिटेंशन अननेसेसरी, डिटेंशन ग्रांट कर सकते हो आप, लेकिन अगर आपको डिटेंशन अननेसेसरी लग रहा है देन यू मे, इट इज डिस्क्रेशन दैट यू मे फॉरवर्ड हिम टू अ मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? सबसेक्शन 2 में क्या किसी को कोई डाउट है? मुझे बोलो, सारी बातें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं कि कैसे ये फ्लो हो रहा है, कैसे इसमें लिखा गया है। नाउ वी आर ओनली कंसर्न दैट हाउ इट इज रिटन इन दी प्रोविजन। ठीक है, अब देखो जरा, ये तो पुलिस कस्टडी के बारे में हो गया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द जुडिशियल कस्टडी। द मैजिस्ट्रेट में ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन बियॉन्ड 15 if he is satisfied that the adequate ground exists for doing so, but no magistrate shall authorize detention of the accused person in the custody under this subsection for a total period exceeding 90 days where investigation relates to offense punishable with death, imprisonment for life and imprisonment for a term of 10 years or more, 60 days where the investigation relates to other offenses। अब देखो जरा डिफॉल्ट बेल जो मैंने बताई थी उसका प्रोविजन कहां लिखा है। एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेट period of 90 days or 60 days as the case may be, the accused person shall be released on bail, shall be released on if he is prepared, if he is prepared, अगर वो prepared है और वो bail furnish कर देता है। अगर वो bail furnish नहीं करेगा तो obviously बात है उसको कैसे छोड़ दोगे आप? bail तो furnish करनी पड़ेगी ना bail पे छोड़ने के लिए। and every person released on bail under the subsection shall be deemed to be so released under the provisions ऑफ चैप्टर 35। ऑब्वियसली बात है चैप्टर 35 जो है वो बेल को रेगुलेट करता है, तो उस चैप्टर के अंदर दी हुई मानी जाए। इज दिस क्लियर और नॉट? ये बात आपको समझ में आई? मेरी समझ से आपको समझ में आ गया होगा, आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं जरा, देखिए जब भी पुलिस कस्टडी आपको देनी है, ये बात मैंने आपको वहां नहीं बताई, आपको सबसेक्शन 4 की बात मैंने वहां नहीं बताई। जब भी आप पुलिस कस्टडी डिमांड करेंगे, पुलिस कस्टडी मैजिस्ट्रेट अलाउ करेगा, तो हर बार अक्यूज्ड को कोर्ट के सामने फिजिकली प्रेजेंट करना पड़ेगा। हर बार अक्यूज्ड को कोर्ट के सामने फिजिकली प्रेजेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर जुडिशियल कस्टडी को एक्सटेंड करना, मान लीजिए जुडिशियल कस्टडी थी पहले 30 दिन की केवल जुडिशियल कस्टडी, अब वो पुलिस बोलती है कि नहीं नहीं साहब इसमें क्या करिए 30 दिन की और बढ़ा दीजिए या 60 दिन की और बढ़ा दीजिए। 90 दिन की टोटल हो सकती थी, अभी 60 दिन की बची है, सर 30 दिन की और बढ़ा दीजिए, 60 दिन की और बढ़ा दीजिए। तो जब भी जुडिशियल कस्टडी में कोई व्यक्ति है, ध्यान से समझिएगा जरा, जब भी जुडिशियल कस्टडी में कोई है और उसको जुडिशियल कस्टडी को एक्सटेंड करना है तो फिजिकली प्रेजेंट करा जाए तब भी कर सकते हैं उसको, और उसको इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू प्रोड्यूस किया जाएगा तब भी जो है आप उसको एक्सटेंशन अलाउ कर सकते हैं जुडिशियल कस्टडी के अंदर। लेकिन पुलिस कस्टडी में अगर कोई एक्सटेंशन देना है, ध्यान से सुनिएगा जरा, एक व्यक्ति को पुलिस कस्टडी के अंदर एक्सटेंशन देना है, 5 दिन की पहले दी, अभी 3 दिन के लिए और पुलिस कस्टडी में भेजेंगे, तो हर बार उस व्यक्ति को इन पर्सन फिजिकली कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना होगा। द रीजन इज वेरी सिंपल, क्या उसके साथ कोई पुलिस ब्रुटैलिटी हो रही है या नहीं हो रही है, ये चेक करना पड़ेगा पहले मैजिस्ट्रेट। अगर उसको लगता है पुलिस ब्रुटैलिटी हो रही है देन ही कैन डिनाई दी ग्रांट ऑफ पुलिस रिमांड, पुलिस रिमांड के लिए वो मना कर सकते। इज दिस क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? लेकिन जेल कस्टडी के लिए या जुडिशियल कस्टडी के लिए ऑब्वियस सी बात है व्यक्ति को ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक वीडियो मीन से ही प्रोड्यूस करना है, नहीं,
इन पर्सन भी किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वीडियो, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी प्रस्तुत कर। देखो जरा, अभी हम आगे जाकर के पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति के प्रेजेंस में ही उसके अगेंस्ट एविडेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं जब ट्रायल में होता है। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए जेल में है, उसको हर बार जेल से लाने की जरूरत नहीं अब पड़ती है, पहले पड़ती थी क्योंकि उसके प्रेजेंस में ही एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाता था। अब उसकी प्रेजेंस जो है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी होती है। हर कोर्ट में एक टेलीविजन सेट लगा हुआ होता है, एलईडी टीवी लगी हुई होती है जिसके अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही होती है डायरेक्ट जेल से, और वो व्यक्ति जो है और वहाँ जेल में बैठ करके उस कॉन्फ्रेंस से अपने ट्रायल को जो है अटेंड कर सकता है। ये फैसिलिटी मैक्सिमम कोर्ट्स में अब हो चुकी है। अरे ये बात समझो, तो पुलिस कस्टडी जब भी एक्सटेंड करनी है तो आप क्या कैसे एक्सटेंड करेंगे, कैसे ग्रांट करेंगे या एक्सटेंड करेंगे, दोनों बातें, ग्रांट भी और एक्सटेंड कैसे करेंगे, जब वो व्यक्ति फिजिकली आपके सामने इन पर्सन आए और फिर उसके साइन लेंगे किस पे, जिस ऑर्डर से उसको रिमांड पर, पुलिस रिमांड पर भेजा जा रहा है या पुलिस रिमांड एक्सटेंड करी जा रही है, उस ऑर्डर पे साइन लेंगे। क्योंकि बाद में आपको मान लीजिए प्रूफ करना पड़े कि वो पुलिस कस्टडी सही दी थी या नहीं थी, तो इस सिग्नेचर से प्रूफ होगा वो आगे। और मान लीजिए जुडिशियल कस्टडी ग्रांट की गई, एक्सटेंड करी गई, तो उसमें आप ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से मान लीजिए प्रेजेंट किया, अगर फिजिकली किया है तब तो ऑब्वियस सी बात है साइन होंगे उसके। लेकिन अगर ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से प्रोड्यूस किया गया था उसको, तो मैजिस्ट्रेट एक सर्टिफिकेट जो है ऑर्डर में लिखेगा कि भाई उसको ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से प्रोड्यूस किया गया था, और ये जो लिखा गया है यही जो है एविडेंस में दिया जाएगा कि हाँ जुडिशियल कस्टडी ऐसे तरीके से ग्रांट की गई थी। अरे ये बात समझ में गई, तो इसके पर्पस भी हैं। तो उसको इन पर्सन प्रोड्यूस किया गया नहीं किया गया कैसे साबित करोगे, उसके ऑर्डर पे साइन होंगे, उसके ऑर्डर पे साइन होंगे, ठीक है। यही बात जो है सबसेक्शन 4 में लिखी है, नो सच मैजिस्ट्रेट, नो मैजिस्ट्रेट शैल ऑथराइज डिटेंशन ऑफ अक्यूज्ड इन कस्टडी ऑफ पुलिस under this section unless the accused is produced before him in person for the first time and subsequently every time till accused remains in the custody of police। जितनी बार भी उसकी पुलिस कस्टडी डिमांड करोगे, हर बार आपको इन पर्सन प्रोड्यूस करना पड़ेगा। बट द मैजिस्ट्रेट मे एक्सटेंड फर्दर डिटेंशन इन जुडिशियल कस्टडी। फर्स्ट टाइम तो आपको प्रोड्यूस करना ही है, लेकिन फर्दर डिटेंशन अगर आप कर रहे हैं जुडिशियल कस्टडी में, तो ऑन प्रोडक्शन ऑफ अक्यूज्ड ईदर इन पर्सन और थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक। बात समझ आई नहीं आई, समस्या आ गई होगी, बहुत आसान। पहली बार तो आप लेकर के ही आओगे उसको, जुडिशियल कस्टडी भेज दिया, जुडिशियल कस्टडी को बढ़ाना है, पहले कम दी अब ज़्यादा करना है उसको, तो आप इन पर्सन भी बुला सकते हो उसको, फिजिकली बुला सकते हो, या फिर ऑडियो वीडियो मीन्स से भी, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी आप क्या कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसको अलाउ कर सकते हो कि भाई वो अटेंड कर ले, उसके जुडिशियल कस्टडी को एक्सटेंड कर सकते। इज देयर एनी डाउट अबाउट इट? इज देयर एनी डाउट अबाउट? मानसी, बहुत। फिफ्थ देखिए जरा, सबसेक्शन 5 वेरी इंपॉर्टेंट। जो सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट होता है, समझिएगा, जो सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट होता है वो पुलिस कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी की बात नहीं कर रहा हूँ, जुडिशियल कस्टडी की पास तो उसकी पास पावर है ही है, लेकिन पुलिस कस्टडी में अगर उसको डिटेंशन अलाउ करना है, किसको, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास की बात हो रही है। द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास इज नॉट एम्पावर्ड बाय हाई कोर्ट, ही कैन नॉट ऑर्डर पुलिस कस्टडी। अगर हाई कोर्ट के द्वारा स्पेशली एम्पावर नहीं करा गया जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास को, तो वो फिर पुलिस कस्टडी अलाउ नहीं कर सकता है, पुलिस कस्टडी में डिटेंशन अलाउ नहीं कर सकता है। पुलिस कस्टडी में डिटेंशन कब अलाउ किया जाएगा, केवल और केवल तब अलाउ किया जाएगा जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास को स्पेशली हाई कोर्ट ने अलाउ कर रखा है, पावर दे रखी है, ठीक है। वही बात लिखी है, नो मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास का मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास not specially empowered in this behalf by high court shall authorize detention in the custody of police। पुलिस कस्टडी अगर करनी है किसको, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को, तो उसके पास में पावर होनी चाहिए जो कि किसके द्वारा दी गई है, हाई कोर्ट के द्वारा दी गई है। जुडिशियल कस्टडी कभी भी दे सकता है, जुडिशियल कस्टडी के लिए रोक नहीं किया गया है। किसके लिए रोका गया है, पुलिस कस्टडी के लिए रोका गया है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को, वो भी उसको पावर हो सकती है अगर हाई कोर्ट ने उसको पावर दे रखी है, ठीक है। देखिए जरा एक्सप्लेनेशंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। For the avoidance of doubt, it is hereby declared that notwithstanding
द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3 द अक्यूज्ड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी सो लॉन्ग एज ही डज नॉट फर्निश। ऑब्वियस सी बात है, आपको बेल मिलने का आपके पास अधिकार है, यू शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल, बट if you furnish the bail, if you do not furnish the bail, you are not ready to furnish the bail, how can you be released? तो वही बात लिखी हुई है, तब तक आपको डिटेन करके रखेंगे जब तक कि बेल आप फर्निश नहीं कर देते। अच्छा, एक सिचुएशन इमेजिन करिए, 61st डे आ गया, 91st डे आ गया, चार्जशीट प्रस्तुत नहीं हुई, आपके पास में राइट आ गया दैट यू कैन गेट द बेल, लेकिन आप बेल नहीं लिए, 10 दिन निकल गए, 20 दिन निकल गए, आप जेल में मजे कर रहे हो, फिर आपको हो जाता है चलो बेल ले लेते हैं, आप जाते हैं, लेकिन उसके पहले एक दिन पहले जो है चार्जशीट प्रस्तुत तो हो जाती है, चार्जशीट इज प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट, नाउ व्हाट विल हैपन। तो ऐसे केस में बोला गया कि आप सब्सीक्वेंट फाइलिंग ऑफ चार्जशीट से आप अपना राइट जो है खत्म कर देते हैं, सब्सीक्वेंट फाइलिंग ऑफ चार्जशीट से आपका राइट खत्म हो गया, आप चाहते हो उसके पहले तक बेल ले लेते, लेकिन अगर एक और सिचुएशन इमेजिन करिए, आप बेल लेने गए और सामने से चार्जशीट आई, तो फिर क्या होगा? तो फिर ऐसे केसेस में आपको बेल मिल जाएगी, क्योंकि जिस दिन चार्जशीट फाइल होती है उस दिन को हम एक्सक्लूड करते हैं, उस दिन को हम काउंट नहीं करेंगे, उस दिन को हम क्या करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे। तो अगर उसी दिन चार्जशीट आ रही है और उसी दिन आपने बेल एप्लीकेशन लगा दी बाहर निकलने की, तो आपकी बेल जो है अलाउ की है। एक्सप्लेनेशन 2 को देखिए जरा। If any question arises whether an accused person was produced before the magistrate as required under subsection 4, subsection 4 बोलते हैं ना फर्स्ट टाइम, बार बार बढ़ाओगे तो उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो वो प्रोड्यूस किया गया या नहीं किया गया, इस पे जब भी क्वेश्चन उठेगा, द प्रोडक्शन ऑफ पर्सन मे बी प्रूव्ड बाय हिज सिग्नेचर ऑन दी ऑर्डर ऑथराइजिंग डिटेंशन। मैंने बताया था उसके साइन करवाओगे ऑर्डर पे, तो इसी से देखो साबित करोगे जब क्वेश्चन आएगा कि उसको प्रोड्यूस किया गया था मैजिस्ट्रेट साहब के सामने कि नहीं किया गया था, कैसे साबित करोगे? देखो साइन करवाए थे हमने उसके, और बाय ऑर्डर सर्टिफाइड बाय मैजिस्ट्रेट एज टू प्रोडक्शन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एज द केस में बी। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी हो जाता है एक्सटेंड, कब? जुडिशियल कस्टडी वाला, तो वहां पर आप उसको सर्टिफाई कौन करेगा? मैजिस्ट्रेट ऑर्डर में सर्टिफाई करता है, ठीक है, इसको ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से प्रोड्यूस किया गया, तो ऐसे उसको साबित करोगे कि प्रोड्यूस किया गया था या नहीं किया गया। कोई डाउट है कि एक्सप्लेनेशन 2 में बताओ? ये बात मैं आपको बता चुका हूं जब सबसेक्शन 4 आपको बता रहा था। इज देयर एनी डाउट अबाउट इट? नो डाउट। Provided that in case of women under 18 years of age, the detention shall be authorized to be in custody of a remand home or recognized social institution। 18 साल से कम अगर कोई महिला है तो उसको डिटेंशन अगर आप अलाउ कर रहे हैं, रिमांड दे रहे हैं, तो रिमांड होम में या फिर रिकॉग्नाइज्ड सोशल इंस्टीट्यूशन में ही रखा जाएगा और कहीं, ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड अदरवाइज देन इन पुलिस स्टेशन अंडर द पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी में हुआ तो उसको पुलिस स्टेशन में रखा जाएगा, और अगर वो जुडिशियल कस्टडी में है तो उसको कहाँ रखा जाएगा? प्रेजेंट में रखा जाएगा, या ऐसे प्लेस पे रखा जाएगा जिसको प्रेजेंट डिक्लेयर किया है किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। ये बात मैं आपको बात ही बिल्कुल बता चुका हूँ। क्लियर है? कोई डाउट सबसेक्शन 5 को लेकर के? कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है ना? चलिए आगे देखते हैं। Notwithstanding anything contained in subsection 1 to subsection 5, the officer in charge of police station or the officer making the investigating officer is not below the rank of sub inspector may, where a magistrate is not available, अगर available नहीं है तो मैंने बताया था क्या करना है? Transmit to the nearest executive magistrate on whom power of magistrate have been conferred। जिसके ऊपर मैजिस्ट्रेट की पावर, देखो जिसके ऊपर अब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के ऊपर मैजिस्ट्रेट की पावर कन्फर करी गई, ये किस तरीके का प्रोविजन हुआ? तो मैजिस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ये बात आप कब समझ गए हैं? शुरुआती क्लासेस में, सेक्शन 3 में मैंने बताया था, जहां मैजिस्ट्रेट लिखा है और कोई दूसरा उसके आगे प्रीफिक्स वगैरह नहीं लगा है, उसको क्वालिफाई नहीं किया, देयर आर नो क्वालिफाइंग वर्ड्स,
तो मैजिस्ट्रेट का मतलब होता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड। तो ऐसे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के ऊपर जिसके ऊपर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की पावर कन्फर करी गई है, उसी को आप क्या फॉरवर्ड करोगे, ऑब्वियस सी बात है केस डायरी फॉरवर्ड करोगे और उसी समय अक्यूज्ड को भी फॉरवर्ड करोगे। और ऐसा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अपने रीजंस को रिकॉर्ड करते हुए राइटिंग में उसके डिटेंशन को अलाउ करेगा कितने दिन से ज्यादा नहीं, 7 डेज से ज्यादा नहीं, 7 डेज इन एग्रीगेट। और जब ऐसे 7 डेज खत्म हो जाएंगे, एक्यूज्ड जो है बेल पर छोड़ दिया जाएगा। अगर एक्सेप्शन है, बिल्कुल है। ऑर्डर किससे लेकर के ना जाओ, फर्दर डिटेंशन का ऑर्डर आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से लेकर के ना आ जाओ, जो कि ऐसा ऑर्डर करने के लिए कॉम्पिटेंट। और वेयर एन ऑर्डर ऑफ सच further detention is made, the period during which the accused person was detained in the custody of the orders made by the executive magistrate under the subsection shall be taken into account in computing the period specified in subsection 3। तो subsection 3 में पीरियड दिया था 15 दिन का, उस 15 दिन के पीरियड के लिए आप ये 7 दिन का पीरियड भी काउंट कर लेंगे। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका। कोई डाउट इसको लेकर के बताइए जरा। भाई 7 दिन का पीरियड खत्म होगा, उसको बेल पे छोड़ दो। अगर आप उससे पहले फर्दर डिटेंशन का ऑर्डर कहां से लेके आ जाओ, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से लेके आओ, तो बहुत बढ़िया, फिर उसको डिटेन किया जा सकता है। पुलिस कस्टडी का ऑर्डर मिल जाए तो पुलिस कस्टडी का, जुडिशियल कस्टडी का ऑर्डर मिल जाए तो जुडिशियल कस्टडी। लेकिन जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर करेंगे तो ये 7 दिन को या जितने दिन के लिए भी पीरियड अलाउ किया था, जितने दिन के लिए भी उसको रखा गया था, उस पीरियड को आप ध्यान में रखें। मान लीजिए उन्होंने 3 दिन रख लिया था, ऑलरेडी 3 दिन के लिए ऑर्डर कर दिया था, अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आपके पास में केस आता है, तो ये 3 दिन का टाइम एक्सक्लूड कर दो भाई साहब, ये 3 दिन का टाइम जो है एक्सक्लूड कर दोगे। इज दिस क्लियर और नॉट, बताओ जरा। प्रोवाइडो देखते, provided that before the expiry of the period aforesaid, the executive magistrate shall transmit to the nearest judicial magistrate the records of the case together with the copy of the entries in the diary relating to the case which was transmitted to him by the officer in charge of police station or the investigating officer as the case may be। ये ड्यूटी है किसकी, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब की ड्यूटी है कि जो पास के नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं उनके पास आप वो केस का रिकॉर्ड भेज दें और साथ ही साथ केस डायरी की वो कॉपी भी भेज दें जो कि आपको ऑफिसर इंचार्ज ऑफ एसएचओ टीआई साहब ने या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर साहब ने दी थी। ठीक है, किसको करना है, ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब को करना है। इज दिस क्लियर और नॉट। जब भी आप जुडिशियल कस्टडी की बात नहीं कर रहे हैं, जब भी आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं और पुलिस कस्टडी में डिटेंशन अलाउ करते हैं, कहाँ डिटेंशन अलाउ करते हैं, पुलिस कस्टडी में डिटेंशन अलाउ करते हैं, आप हमेशा आपके रीजंस को रिकॉर्ड करेंगे, आपके रीजंस को रिकॉर्ड करेंगे, क्यों आखिर आपने पुलिस कस्टडी ग्रांट की। ठीक है, अगर मान लीजिए आप सीजेएम नहीं है, अगर आप सीजेएम देन वेल एंड गुड। इफ यू आर नॉट सीजेएम, बहुत बिल्कुल प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं ये तो सारी, आप सीजेएम नहीं है और आपने जो है इस सेक्शन के अंतर्गत 187 के अंतर्गत कोई ऑर्डर किया, मतलब या तो पुलिस रिमांड ग्रांट की या जुडिशियल रिमांड ग्रांट करी, आप उस ऑर्डर को चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सीजेएम साहब के पास में फॉरवर्ड कर देंगे। एनी मैजिस्ट्रेट अदर देन चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मेकिंग सच ऑर्डर शैल फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ हिज ऑर्डर विद रीजंस फॉर मेकिंग इट टू दी सीजेएम, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। कोई दिक्कत यहां तक बताओ जरा। Is there any doubt till here? बहुत बढ़िया। If any case 8 और 9 और 10 they are very important, separately जो है इस सेक्शन से थोड़े सेपरेट से प्रोविजन से अलग से इनको लिखा जा सकता है, but they always have been the part of this 187 का ही पार्ट रहे हैं ये दोनों, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, आपका प्रीलिम्स में जो है इससे क्वेश्चन बन जाता है। अभी तक ये मेंस का क्वेश्चन था इसके ऊपर, ये जो नीचे 9 और 10 दिए हैं ये आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बार ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा।
अच्छा, प्रीलिम्स में तो ऊपर वाला भी आता है, जो मेंस में आता है वो प्रीलिम्स में आता ही आता है, ऐसा नहीं है। लेकिन समटाइम्स देयर आर क्वेश्चन जो कि बहुत शॉर्ट हैं, वो मेंस का पार्ट बन ही नहीं सकते हैं, दे आर ओनली लिमिटेड टू प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स तक की लिमिटेड है, ठीक है। मान लीजिए एक केस जो है वो मैजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल है और वो समन्स केस है। समन्स केस कौन से होते हैं, ध्यान है या नहीं ध्यान है? ऐसे केसेस जिनमें सजा कितनी, कौन बताएगा? तो पूछता ना, किसको पूछना है मुझे? चलो, तो जिसमें सजा कितने, 2 साल से कम की सजा हो गई, वो केसेस कौन से हो गए, आपके समन्स केसेस हो गए। उनको समन्स केस के तौर पे ट्राई किया जाए। उनमें इन्वेस्टिगेशन जो है मान लीजिए कंप्लीट नहीं होती है 6 महीने तक। 6 महीने कब से गिने जाएंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ अरेस्ट व्हेन द अक्यूज्ड वाज अरेस्ट, द डेट ऑन विच अक्यूज्ड वाज अरेस्टेड। डेट ऑफ अरेस्ट से 6 महीने का समय बीत गया है और अभी भी आपकी इन्वेस्टिगेशन चली जा रही है, और ये समन्स केस है। समन्स केस मतलब 2 साल की तो इसमें सजा ही होती है। मैजिस्ट्रेट शैल मेक एन ऑर्डर स्टॉपिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन। मैजिस्ट्रेट जो है बोल सकता है कि आप अब आगे की फर्दर इन्वेस्टिगेशन रोक दीजिए into the offense unless the officer making the investigation satisfy the magistrate for the special reasons and in the interest of the justice the continuation of investigation beyond the period of 6 months। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर साहब जो है कोर्ट के सामने आते हैं, वो ये सेटिस्फाई अगर कर दें कि भाई इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए, स्पेशल रीजंस के लिए ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे रहनी चाहिए जारी, तो फिर मैजिस्ट्रेट साहब जो है वो अलाउ कर सकते हैं। अदरवाइज द मैजिस्ट्रेट शैल मेक एन ऑर्डर स्टॉपिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन। शैल द वर्ड शैल टू बी नोटेड, जो स्टॉप कर देंगे इन्वेस्टिगेशन को, अब आगे इन्वेस्टिगेशन आपने करिए। इतनी बात समझ आई है नहीं है, कोई डाउट इसमें? अब मान लीजिए मैजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर कर दिया, सबसेक्शन 9 में मैजिस्ट्रेट साहब ने क्या कर दिया, ऑर्डर कर दिया, उन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन रोक दी। तो ऐसे केसेस में सेशन जज जो है, कौन, सेशन जज, मैजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर कर दिया, सेशन जज चाहे तो या तो खुद से सुओ मोटो, या फिर मैजिस्ट्रेट साहब के पास में एप्लीकेशन आया, एप्लीकेशन कौन लगाएगा, ऑब्वियस सी बात है पुलिस वाले लगाएंगे, बोलेंगे कि साहब इस ऑर्डर को आप खत्म करिए और हमें जो है इन्वेस्टिगेट करना है। ऑब्वियस सी बात है आपको बताना पड़ेगा कि क्यों आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, क्यों इससे आगे इन्वेस्टिगेशन हो। तो जो सेशन जज साहब हैं वो क्या कर सकते हैं, आपके इस ऑर्डर को जो मैजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर किया था सबसेक्शन 9 में, उसको खत्म कर सकते हैं, वेकेट कर सकते हैं उस ऑर्डर को, और फिर आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर जो है वो दे सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, वही लिखा है आपका सबसेक्शन 10 के अंदर, वेयर any order stopping further investigation into offense has been made under subsection 9, the session judge, whom the session judge may, if he is satisfied on application made to him or otherwise, तो अपने से खुद लग जाए या एप्लीकेशन पर, that further investigation into offense ought to be made, कि further investigation तो होनी चाहिए, vacate, वो क्या करेंगे, vacate the order under subsection 9 and direct further investigation to be made into the offense subject to such directions with regard to bail or other matters as he may specify। बेल वगैरह देना है तो उसको भी कंसीडर कर लेंगे, और कोई डायरेक्शन देनी है कि कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, कितने टाइम के अंदर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, सारी डायरेक्शन जो है सेशन जज साहब दे सकते हैं। यहाँ तक आपको 187 में कोई डाउट आया बताइए जरा? सबसेक्शन 9 और 10 मैंने आपके लिए पढ़ा, क्या उसको लेकर के आपके पास कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। मानसी, अनीश, आपको नो डाउट? चलिए, बिल्कुल हम इन्वेस्टिगेशन के अपने अंतिम चरण पर हैं। वी आर ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ आवर इन्वेस्टिगेटिंग स्टेज। ठीक है, अब कुछ बातें जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको रिपीट नहीं करूंगा। जो बातें यहां लिख दी गई हैं, इस सेक्शन के अंतर्गत लिख दी गई हैं, उन बातों को मैं आपके लिए अननेसेसरली रिपीट नहीं करूं। बट व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल मेक यू राइट सम इंपॉर्टेंट मिसलेनियस पॉइंट्स अबाउट दिस,
पुलिस रिमांड और जुडिशियल रिमांड, इसके बारे में आप क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो लिख लेंगे, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं आपके लिए बोलते जाऊंगा, आप जो है लिखते जाएंगे, जो एग्जाम का पॉइंट बनते हैं, इस वजह से मैं आपको वो लिखवा रहा हूँ, ठीक है, लिखते जाइएगा, ठीक है। चलिए जरा सेक्शन 187 पॉइंट्स में लिखिएगा। सेक्शन 187 प्रोवाइड्स द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड, द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड where investigation cannot be completed in 24 hours. उसी में लिखिए मजिस्ट्रेट क्या लिखा, प्रोवाइड्स प्रोसीजर टू बी कंप्लीटेड वेयर इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स एंड accusation or information is well founded, and accusation or information is well founded. Next, पुलिस सेल, पुलिस ऑफिसर कौन सा है, मैं आपको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हो सकता है, या फिर आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो सकता है, जो कि कम से कम SI रैंक का होना चाहिए। पुलिस ऑफिसर शैल forthwith transmit the case diary and the accused to magistrate, next point लिखिएगा, the magistrate whether he has jurisdiction to try the case or not, judicial magistrate whether he has jurisdiction to try the case or not